बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में उष्मागतिकी के प्रथम नियम को समझा और उसमें की सहायता से उस नियम की सहायता से किस प्रकार से हम विभिन्न प्रक्रमों की व्याख्या कर सकते हैं, यानी उष्मागतिकी के प्रथम नियम को अप्लाई करके जो मुख्य हमारे प्रक्रम हैं, जैसे चक्रीय प्रक्रम है, समतापी प्रक्रम है, रुद्धोष्म प्रक्रम है, समायतनिक प्रक्रम है, समदाबी प्रक्रम है, इनकी व्याख्या कैसे की जा सकती है। और मैंने कहा था कि समतापी प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम ये विशेष रूप से सिलेबस में है, इसलिए इनकी व्याख्या तो सीखनी ही चाहिए। अब हम आज समतापी प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सिलेबस में विशेष रूप से हैं। और प्रक्रम जो है समदाबी हैं, समतापी हैं, वो उतना तो समदाबी और समायतनिक प्रक्रम उतना डिटेल में नहीं है। हमें रुद्धोष्म प्रक्रम और समतापी प्रक्रम को विशेष रूप से पढ़ना है। देखिए, हम वीडियो में जो है कुछ डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उस डिस्क्रिप्शन में जो नियम वगैरह हैं उन और जो परिभाषाएं वगैरह हैं वो भी हम टाइप करके लिख देते हैं, तो आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो डेरिवेशन वगैरह होते हैं या आंकिक प्रश्न होते हैं उनको हल नहीं किया जा सकता, तो उनके लिए तो आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा। और वीडियो देखने के बाद मान लिया जो चीज लिखी हुई है उसको पढ़ लेंगे तो काफी हद तक जो है आपकी तैयारी हो जाएगी। और अब परीक्षा भी आने वाली है, तो उसके लिए जो है आप रेगुलर हमारे पिछले वीडियो भी देखते रहे, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। तो आइए बात करते हैं समतापी प्रक्रम की। तो शॉर्टकट में तो हमने समझाया था कि समतापी प्रक्रम क्या होता है। तो जैसा कि इसका नाम है समतापी, यानी ऐसा प्रक्रम जिसमें ताप समान रहता हो, सीधे से तो यही कह सकते हैं। और परिभाषा के रूप में हम यदि कहें तो किसी उष्मागतिक निकाय में यदि प्रक्रम इस प्रकार हो कि उसका प्रक्रम के समय, प्रक्रम के दौरान यदि ताप समान रहता है तो उस प्रक्रम को हम समतापी प्रक्रम कहेंगे। तो उष्मागतिक प्रक्रम में ताप समान रहना चाहिए समतापी प्रक्रम में। तो परिभाषा के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं, उष्मागतिक निकाय में कोई भौतिक परिवर्तन इस प्रकार होता है कि संपूर्ण प्रक्रम में निकाय का ताप स्थिर रहे, तो इस प्रक्रम को समतापी प्रक्रम कहते हैं। जैसे कि बर्फ का पिघलना, बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जब यह पिघलता है तो जो जल प्राप्त होता है वो भी उसका भी ताप 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। मतलब जब अवस्था परिवर्तन हो रही होती है, बर्फ जो है द्रव में बदल रहा होता है, तो उस समय उसका ताप जो है स्थिर रहता है। उसी तरह से जल जो है को उबाला जाए, यानी जब क्वथनांक का प्रक्रम चल रहा हो तो उस समय भी जल का ताप लगभग 100 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। अर्थात यहां पर भी ये प्रक्रम जो हो रहा है वो समतापी प्रक्रम है। तो किसी भी उष्मागतिक निकाय में ऐसा भौतिक परिवर्तन हो रहा है जिसमें कि प्रक्रम के दौरान उसके ताप में कोई परिवर्तन ना हो रहा हो, तो हम उस प्रक्रम को समतापी प्रक्रम कहते हैं। और ये समतापी प्रक्रम जो है बॉयल के नियम के अनुसार इसकी समीकरण को लिखा जा सकता है। समतापी प्रक्रम कैसे होता है ये अभी समझाते हैं। तो बॉयल का नियम क्या है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो उसकी जो समीकरण आती है वो PB इज इक्वल टू RT। P क्या है, दाब है, V आयतन है, R गैस नियतांक है, T उसका परमताप है। क्योंकि यहां पर ताप भी स्थिर है, ताप बदल नहीं रहा है, तो R तो पहले से ही एक नियतांक था और T भी नियतांक है। तो इस तरह से समतापी प्रक्रम का जो समीकरण बनेगा वो PV बराबर नियतांक है।
तो हमने यहां पर लिख रखा है आदर्श गैस में समतापी परिवर्तन बॉयल के नियम के अनुसार होता है, अतः गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए बॉयल का नियम तो पीवी बराबर आरटी होता है। तो यहां पर क्या है कि हमारा ताप भी नियत है, अतः समतापी प्रक्रम के लिए पीवी बराबर नियतांक हो गया। आर नियतांक पहले से था, टी नियतांक है इस प्रक्रम में। तो P इंटू बी दाब और आयतन का गुणनफल जो होता है वो नियत रहता है समतापी प्रक्रम में। अब समतापी प्रक्रम कैसे कराया जा सकता है? जैसे मान लिया कोई आदर्श गैस है, उसको हम एक सिलेंडर में ले लें और यहां पर एक चलायमान पिस्टन रखा हुआ है। इसका नीचे वाला तल जो है वो परफेक्ट कंडक्टर है। इस सिलेंडर का बेस जो है वो पूर्णतया सुचालक है। इस सिलेंडर में गैस भरी हुई है, आदर्श गैस ली गई है मान लिया, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे भार रखे गए हैं। इस सिलेंडर के पिस्टन के ऊपर छोटे छोटे भार रखे हैं। अच्छा, अब क्या करें कि समतापी प्रक्रम कराने के लिए हमने एक छोटा सा भार हटाया, छोटा सा भार हटाएंगे तो क्या होगा कि दाब जो है, बाह्य दाब कम हुआ, इससे इस गैस का प्रसार होगा, बहुत धीरे धीरे प्रसार होगा, क्योंकि हमने बहुत थोड़ा सा भार हटाया है। और जब भी गैस का प्रसार होता है तो गैस जो है मतलब कार्य करती है, और कार्य करने के लिए वो अपने अंदर से ही ऊर्जा को लेती है, अतः उसका ताप गिर जाएगा। यानी गैस के प्रसार में क्या होगा, गैस का ताप गिरेगा। और हमारा प्रक्रम क्या है, समतापी प्रक्रम है, तो इस प्रक्रम में ताप तो नियत रखना है, इसीलिए हमने इसका बेस जो है वो सुचालक लिया है। तो जितना ताप ये मान लिया गिर रहा है, प्रसार के समय पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, भार हमने कम कर दिया है, तो ये जो गैस है वो क्या करेगी कि बाह्य वातावरण से कुछ ऊष्मा, कितनी ऊष्मा ले लेगी, कार्य के बराबर। जितना ये गैस कार्य करेगी प्रसार के समय, उतनी ही ऊष्मा बाह्य वातावरण से ये अपने अंदर ले लेगी, जिससे कि इसका ताप जो है समान रहेगा। मान लिया फिर से हम कुछ भार हटाते हैं तो फिर से प्रसार होगा, फिर गैस जो है कार्य करेगी और कार्य के बराबर बाह्य वातावरण से अपने अंदर ऊष्मा को ले लेगी, जिससे कि ताप स्थिर रहेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रसार हो रहा है वो धीरे धीरे हो, जिससे कि इस गैस को इतना समय मिल सके कि ये बाह्य वातावरण से ऊष्मा को ग्रहण कर सके, जिससे कि इसका ताप न बढ़े। हालांकि ये प्रक्रम का बहुत धीरे धीरे होना कोई सैद्धांतिक जो है कंडीशन इसकी नहीं है कि धीरे धीरे ही होगा। कंडीशन तो ये है इसका ताप स्थिर रहना चाहिए, ये कंडीशन, ये शर्त है। हाँ, धीरे धीरे होगा तो क्या होगा कि इसको गैस को समय मिल जाएगा ऊष्मा का आदान प्रदान करने के लिए। तो ऐसा प्रक्रम होने के लिए, ऐसे प्रक्रम के लिए आवश्यक है कि निकाय बाह्य वातावरण के साथ पूर्णतः सुचालक स्थिति में हो, यानी आसानी से वो जो है ऊष्मा का जो है आदान प्रदान कर सके, जिससे कि उसका ताप स्थिर रहे। मान लिया गैस को हम यदि संपीड़ित करते हैं, है ना, तो संपीड़ित करेंगे तो गैस पर कार्य होगा, जिससे कि इसका ताप बढ़ सकता है ना। तो जब ताप बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, गैस जो है नीचे का तल सुचालक है, तो उस कार्य के बराबर ऊष्मा को बाह्य वातावरण में निकाल देगा, तभी ये जो है ताप समान रह सकता है। तो जब गैस पर कार्य किया जाएगा तो ये ऊष्मा को, कार्य के बराबर उत्पन्न ऊष्मा को जो है बाहर निकालेगा, और जब गैस का प्रसार हो रहा होगा तो ताप में गिरावट होगी, तो उस गिरावट को पूरा करने के लिए बाह्य वातावरण से ऊष्मा ले लेगा। तो इस तरह से यहां पर आदर्श गैस का संपीड़न या प्रसार होते समय जो ऊष्मागतिक निकाय है, यानी जो इस सिलेंडर के अंदर गैस ली गई है, उसका जो है बाह्य वातावरण से जो है ऊष्मा का आदान प्रदान होता रहेगा और निकाय का ताप जो है समान रहेगा। तो ये तो हो गई ऊष्मागतिक वो समतापी प्रक्रम के लिए समीकरण, है ना।
अब समतापी प्रक्रम द्वारा गैस को संपीडित करने में किया गया कार्य, इसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, मैंने फार्मूला लिख दिया है। कार्य बराबर होता है 2.303 म्यू RT log 10 P1 बटे P2। P1 बटे P2 की जगह पर हम आयतन भी लिख सकते हैं, तो W बराबर हो जाएगा 2.303 म्यू RT log 10 B2 बटे B1। यहां P1 बटे P2 है तो आयतन में होगा B2 बटे B1। यहां पर जब हम डेरिवेशन करते हैं तो हमें फार्मूला ये प्राप्त होता है, W बराबर आता है म्यू RT log P1 बटे P2, ये फार्मूला आता है। लेकिन न्यूमेरिकल हल करने के लिए हमें यहां पर लॉग जो आया है, नेचुरल लॉग आया है यहां पर जब फार्मूला डिराइव करते हैं, तो न्यूमेरिकल के लिए हमें यहां पर इसको 2.303 से गुणा करना पड़ता है। तो ये लॉग, नेचुरल लॉग जो है, लॉग बेस 10 में बदल जाता है। तो बेस 10 वाले लॉग का बेस 10 होना चाहिए। यदि हम कोई न्यूमेरिकल हल कर रहे हैं तो नेचुरल लॉग को बेस 10 लॉग में बदलने के लिए हमें 2.303 से गुणा करना पड़ता है। तो ये न्यूमेरिकल में प्रयोग कर सकते हैं, डेरिवेशन में ये आता है फार्मूला। यहां पर म्यू जो है मोलों की संख्या है, ली गई गैस के मोलों की संख्या, आर जो है गैस नियतांक है, टी उसका परम ताप है। ये जो है विभिन्न परिस्थितियों में दो दाब दिए गए हैं, P1 और P2। तो इस जो है फार्मूले का प्रयोग करके जो है हम गैस का संपीड़न जब किया जा रहा है समतापी प्रक्रम के तहत, तो कितना कार्य होगा ये निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम की। तो रुद्धोष्म प्रक्रम शॉर्टकट में हमने बताया था कि ऐसा प्रक्रम जिसमें जो है प्रक्रम के दौरान उष्मा का बाह्य वातावरण के साथ आदान प्रदान नहीं होता है। बात यही है, उसको थोड़ा और ढंग से सही शब्दों में लिख दें तो वह प्रक्रम, या कहें वह कोई उष्मा गतिक निकाय के में किसी उष्मा गतिक निकाय में होने वाला वह भौतिक परिवर्तन जिसमें कि प्रक्रम के दौरान बाह्य वातावरण के साथ उष्मा का आदान प्रदान न हो, तो प्रक्रम जो है रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। तो यहां पर क्या होगा कि हमारा पूरा प्रोसेस जहां पर कराया जा रहा है वो पूर्ण रूप से बाह्य वातावरण के साथ उष्मारोधी होना चाहिए, क्योंकि बाह्य वातावरण को न तो उष्मा जाएगी निकल करके, न बाह्य वातावरण से उसमें उसके अंदर उष्मा आएगी। तो यहां पर जो है उदाहरण के लिए जो वायु में अनुदैर्घ्य तरंगों का संचरण होता है वो रुद्धोष्म प्रक्रम के तहत होता है, यानी उसमें जो है उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। हम अंतिम चैप्टर में देख सकते हैं कि अनुदैर्घ्य तरंगों का जो संचरण होता है वो रुद्धोष्म प्रक्रम के तहत होता है। तो यहां पर लिखा गया है कि जब किसी उष्मागतिक निकाय में कोई भौतिक परिवर्तन इस प्रकार होता है कि संपूर्ण प्रक्रम में निकाय तथा बाह्य वातावरण के बीच उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, तो इस प्रक्रम को रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। जैसे वायु में अनुदैर्घ्य तरंग का संचरण, ऐसे प्रक्रम के लिए यह आवश्यक है कि निकाय बाह्य वातावरण के साथ पूर्णतया उष्मारोधी हो, तभी तो ऐसा हो पाएगा। जैसे यहां पर क्या है कि जो समतापी प्रक्रम में यह आवश्यक है कि निकाय बाह्य वातावरण के साथ पूर्णतया सुचालक स्थिति में हो। यहां पर तो उष्मा का आदान प्रदान होना है, यहां पर उष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। तो इसके अलावा जैसे मान लिया कोई वो साइकिल की ट्यूब में हवा भरी है, उसका जो है बाल्ब अचानक निकाल दिया जाए तो वो जो ट्यूब होता है वो ठंडा पड़ जाता है। या किसी सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई है और उसका नोजल को खोल दिया जाए तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ठोस में परिवर्तित हो जाती है। तो यहां पर जो प्रक्रम होते हैं वो बहुत शीघ्रता से होते हैं। हालांकि ये बात याद रखनी है कि ये कोई उसकी सैद्धांतिक शर्त नहीं है कि ये प्रक्रम बहुत शीघ्रता से हो। सैद्धांतिक मतलब जो कंडीशन है वो ये है कि उष्मा का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। ताप घट बढ़ सकता है, ताप बढ़ सकता है, घट सकता है,
जैसे कि साइकिल के ट्यूब में भरी हुई हवा को अचानक निकाल दें तो साइकिल का ट्यूब ठंडा पड़ जाता है। तो यहाँ पर ताप का तो परिवर्तन हो गया, लेकिन प्रक्रम इतनी शीघ्रता से हुआ है कि बाह्य वातावरण से प्रक्रम के दौरान उष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाया, क्योंकि जब हमने ट्यूब में भरी हवा के बल्ब को खोला तो गैस बाहर निकली, मतलब गैस का क्या हुआ, प्रसार हुआ। तो गैस कार्य कर रही है यहाँ पर, तो गैस प्रसारित हो रही है, तो कार्य करने के लिए वो ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा वो अपने अंदर से लेगी, जिससे कि उसकी आंतरिक ऊर्जा कम हो जाएगी और उसका ताप गिर जाएगा। तो ताप घट बढ़ सकता है, बस उष्मा का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। यदि हम उसी तरह से यदि हम गैस को संपीड़ित करें अचानक है तो गैस का ताप बढ़ जाता है। अब कंडीशन तो इसमें लगी हुई है कि वो जो जहां पर हम गैस संपीड़ित कर रहे हैं वो बिल्कुल उष्मारोधी होना चाहिए। जैसे यहां पर हम संपीड़ित करें रुद्धोष्म प्रक्रम के तहत, तो ये जो तल भी पूरी तरह से उष्मारोधी होना चाहिए, पूरा सिस्टम ये चारों तरफ ये उष्मारोधी है और ये पिस्टन भी उष्मारोधी होना चाहिए। तो जब उष्मारोधी होगा और पिस्टन को हम मान लिया नीचे दबाएंगे तो गैस संपीड़ित होगी, गैस पर कार्य होगा। अब क्योंकि उष्मा ये सिलेंडर चारों तरफ से उष्मारोधी है, तो क्या होगा कि उष्मा बाह्य वातावरण में नहीं जाएगी, तो संपीड़ित करने में गैस का ताप बढ़ जाएगा। तो ताप में परिवर्तन हो सकता है। उष्मा न तो निकाय के अंदर जाएगी न बाहर निकलेगी प्रक्रम के दौरान। तो किसी आदर्श गैस के में रुद्धोष्म प्रक्रम पायसन के नियम के अनुसार होता है, और अतः रुद्धोष्म प्रक्रम का समीकरण जो है वो हमने लिख रखा है PV टू दी पावर गामा बराबर नियतांक। ये जैसे ये जो समतापी प्रक्रम था ये बॉयल के नियम के अनुसार इसकी समीकरण लिखी गई थी। अब जो रुद्धोष्म प्रक्रम है उसमें पायसन के नियम के अनुसार समीकरण को लिखा गया है, और इस तरह से रुद्धोष्म प्रक्रम की जो समीकरण आती है उसे हमें याद रखना है। वो है प्रक्रम की समीकरण PV टू दी पावर गामा बराबर नियतांक। यहां पर गामा जो है वो गैस की दो विशिष्ट उष्माओं का अनुपात है, और वो कौन सी विशिष्ट उष्मा, CP और CV है। CP क्या है, स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट उष्मा, CV जो है स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट उष्मा। ये अलग अलग गैसों के लिए विशिष्ट उष्माओं का अनुपात जो होता है, उष्माओं का अनुपात अलग अलग होता है। जैसे कि मान लिया कोई डाई एटॉमिक गैस है, O2 है, H2 है, तो उसके लिए गामा का मान 1.4 होता है। वो दिया रहता है परीक्षा में, कोई प्रश्न पूछा जाता है यदि न्यूमेरिकल वगैरह है तो हमें गामा का मान दिया रहता है। ये तो हुआ एक समीकरण। हम इस रुद्धोष्म प्रक्रम के अन्य समीकरण भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि PV बराबर होता है RT। इस समीकरण की सहायता से हम यदि यहां पर P का मान रख दें तो P बराबर हो जाएगा RT बटे V। ये समीकरण मान लिया हमारी एक है, इसमें मान रखा हमने, तो RT बटे V इंटू B की पावर गामा बराबर हो गया नियतांक। इसको हल करें, देखिए R तो नियतांक है, नियतांक उधर भेज देंगे तो नियतांक में वो मिल जाएगा। इसको हल करने से आएगा T V की पावर गामा -1। ये इसमें से इसकी घात 1 है, ये घट गई। V और V की घात गामा थी, वो हल होने पर गामा -1 आ गई। R कहां चला गया, नियतांक की तरफ चला गया, तो नियतांक एक नया नियतांक कहने का मतलब बन गया। तो ये जो है रुद्धोष्म प्रक्रम का दूसरा समीकरण है, ये ताप और आयतन में संबंध प्रदर्शित कर रहा है। ये दाब और आयतन में संबंध प्रदर्शित कर रहा है, ये ताप और आयतन में संबंध प्रदर्शित कर रहा है। ये दूसरी समीकरण हो गई। इसी तरह से यहां से हम B का मान निकाल लें
इस समीकरण से, है ना। v बराबर क्या हो जाएगा, RT बटे P, और इसमें रख दें तो हमें एक तीसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। कैसे, P इंटू बी की जगह पर क्या लिखेंगे, ये RT बटे P की घात गामा बराबर नियतांक। अब इसको हल कर लें हम, देखिए तो ये हो जाएगा P गुणा R की घात गामा T की घात गामा बटे P की घात गामा बराबर हो गया नियतांक। अब यहां पर R की घात गामा उधर चला जाएगा, नियतांक मिल जाएगा। इसको हल कर लीजिए तो हमें एक नई समीकरण प्राप्त हो जाएगी। देखिए R की घात गामा को मैंने उधर भेज दिया नियतांक की तरफ, यहां पर P बटे P की पावर गामा है, तो ये इसकी घात इसमें से घटा दीजिए और तो हमें मिलेगा T की घात गामा बटे P की घात गामा -1 बराबर हो गया नियतांक। तो ये जो है, ये वाला R की घात गामा R नियतांक है, ये इधर चला गया था। तो इस तरह से ये जो है रुद्धोष्म प्रकरण का ताप और दाब में संबंध है। तो 3 समीकरण हमें रुद्धोष्म प्रकरण की प्राप्त होती हैं। एक तो ये बेसिक समीकरण है, इसके अलावा ये ताप और आयतन का संबंध है रुद्धोष्म प्रकरण के आधार पर, ये ताप और दाब का रुद्धोष्म प्रकरण के तहत जो है संबंध है। तो ये 3 समीकरण हम याद रख सकते हैं। और रुद्धोष्म प्रक्रम में भी किया गया कार्य, किसी आदर्श गैस को रुद्धोष्म प्रक्रम के आधार पर यदि संपीड़ित किया जाए तो कितना कार्य होता है, वो हम केवल जो है सूत्र लिखते हैं और उसका डेरिवेशन नहीं करते हैं, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। म्यू आर बटे गामा -1 T1 - T2। म्यू तो मोलों की संख्या है, गैस कितने मोल ली गई है, आर गैस नियतांक है, गामा आपको मालूम है Cp बटे Cv है, और ये गैस के परम ताप है। तो ये क्या है, रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य है। ऊष्म प्रक्रम से गैस को संपीड़ित करने पर, गैस को, और गैस आदर्श गैस है, गैस आदर्श गैस को संपीड़ित, आदर्श गैस है ये, आदर्श गैस को संपीड़ित करने में किया कार्य। W बराबर होता है म्यू आर बटे गामा -1, ब्रैकेट में ऊपर है T1 - T2। अब मान लिया कोई प्रश्न पूछ दिया जाए बाई चांस, तो उसके लिए है T1 और T2 ये परम ताप है। यदि डिग्री सेल्सियस में दिया गया है ताप, तो हमें उसको परम ताप में 273 जोड़ करके लिखना पड़ेगा। बाकी सब कुछ जो है प्रश्न के अनुसार हम जो है वैल्यू रख देंगे तो किया गया कार्य पता लग जाएगा। अब हम रुद्धोष्म और समतापी प्रक्रमों के वक्र को समझें, क्योंकि ये इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में कि समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रम के जो वक्र हैं उनमें हमें अंतर समझना चाहिए। तो समतापी तथा रुद्धोष्म वक्र, देखिए यदि हम किसी दी गई गैस के लिए समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रमों के वक्र एक ही ग्राफ पर खींचें, तो इधर हमने आयतन लिया है और यहां पर दाब लिया हुआ है। तो समतापी प्रक्रम के तहत जो ग्राफ आते हैं वो इस तरह के आते हैं। ये T1 ताप पर समतापी प्रक्रम को प्रदर्शित कर रहा है, ये T2 को। ये दोनों ग्राफ जो हैं समतापी प्रक्रम के ग्राफ है। अच्छा, यही इसी पर यदि हम रुद्धोष्म प्रक्रम को भी दर्शाएं तो उसका ग्राफ हमें जो प्राप्त होगा वो इस तरह से प्राप्त होगा। ये ए पॉइंट बिंदु है, मान लिया ये P1 V1 है, और ये यहां पर P2 V2 है, B बिंदु है, ये P2 V2 है।
अब देखिए यहां पर इधर लिख देते हैं P2 V2। ये जो ग्राफ हमने देखे, ए जो हमारा ये वाला ग्राफ है वो रुद्धोष्म प्रक्रम को प्रदर्शित कर रहा है, रुद्धोष्म प्रक्रम, और ये दोनों ग्राफ जो हैं वो समतापी प्रक्रम को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब दोनों की तुलना करें तो देखिए ए बी जो ग्राफ है ये ऐसा वाला, इसका ढलान समतापी प्रक्रमों के वक्र जो ग्राफ प्राप्त हुए हमें उसके ढलान से काफी अधिक है। तो हमें यहां पर यही समझना है कि समतापी प्रक्रम का ढलान कम होता है रुद्धोष्म प्रक्रम की ग्राफ की तुलना में। यानी रुद्धोष्म प्रक्रम के तहत जब गैस प्रसारित हो रही है उसका जब हम ग्राफ जो है खींचते हैं तो उसका जो ढलान आता है वो समतापी प्रक्रम के तहत खींचे गए ढलान से, खींचे गए ग्राफ के ढलान से जो है गामा गुना होता है। गामा क्या है? CP बटे CV। तो ये जो हमारा रुद्धोष्म प्रक्रम, रुद्धोष्म वक्र का ढलान बटे समतापी वक्र का ढलान बराबर होता है गामा। वैसे तो गामा CP बटे CV है, यानी जो रुद्धोष्म प्रक्रम का ढलान होगा, वक्र का ढलान, रुद्धोष्म वक्र का ढलान बराबर हो जाएगा गामा गुणा समतापी वक्र का ढलान। समतापी वक्र का ढलान, हालांकि इसको मैथमेटिकली भी निकाला जा सकता है कि गामा गुना होता है। तो रुद्धोष्म वक्र का ढलान जो होता है गामा इंटू गुणा समतापी वक्र का ढलान, देख करके भी पता लग रहा है कि इसका ढलान जो है रुद्धोष्म प्रक्रम का जो वक्र प्राप्त हो रहा है उसका ढलान समतापी प्रक्रम में प्राप्त हुए वक्र के ढलान से ज्यादा है। इसका कारण क्या है मैं यहां पर नोट कर देता हूं, ठीक है ना। इसका कारण क्या है देखिए, चाहे वो समतापी प्रक्रम हो चाहे वो रुद्धोष्म प्रक्रम हो, जब भी गैस का प्रसार होगा तो क्या होगा? प्रसार हो रहा है तो आयतन तो बढ़ ही रहा होगा, दाब घटेगा, यहां से यहां प्रसार हुआ, ठीक है। अब गैस का, देखिए इसको हम थोड़ा और क्लियर करके दिखाते हैं कि ये क्या है। ये चलो ऐसे कर देते हैं इसको, ये ऐसे हो गया। ये हमारा T1 है, ये T2 है। अब रुद्धोष्म प्रक्रम के तहत जो है हम A से B में पहुंच रहे हैं, यानी दाब जो है पहले P1 था अब P2 हो गया, कम हो गया है। आयतन में कितना परिवर्तन हुआ देखिए, रुद्धोष्म प्रक्रम के तहत आयतन में कितना परिवर्तन हो रहा है? केवल इतना हो रहा है डेल्टा V1। ये क्या है? डेल्टा V रुद्धोष्म कर देते हैं, डेल्टा V R कर देते हैं। जबकि हम समतापी प्रक्रम के तहत इसी दाब परिवर्तन के लिए कितना आयतन में परिवर्तन हो रहा है देखिए, इतना। ये डेल्टा V किसका है? समतापी प्रक्रम वाला है, इतना। देखिए समतापी प्रक्रम में समान दाब परिवर्तन के लिए, समान दाब परिवर्तन के लिए समतापी प्रक्रम में जो आयतन में परिवर्तन हो रहा है वो देखिए काफी अधिक है। रुद्धोष्म प्रक्रम में हुए आयतन में परिवर्तन की तुलना में देखिए, जब रुद्धोष्म प्रक्रम के तहत हम जो है A से B पहुंच रहे हैं तो आयतन में केवल इतना परिवर्तन हो रहा है। समतापी प्रक्रम के तहत जब हम A से B जा रहे हैं यानी उतना ही दाब में परिवर्तन कर रहे हैं जितना कि हमने समतापी में वो रुद्धोष्म प्रक्रम में किया है। P1 से P2 गए हैं, आयतन
कितना बढ़ रहा है ये हम देखना चाह रहे हैं। तो आयतन में परिवर्तन जो है देखा जाए, जो समतापी के केस में हो रहा है वो काफी अधिक हो रहा है। और देखिए थोड़ा यहां तक तो बढ़ाना ही पड़ेगा हमें, है ना। ये डेल्टा वी इतना है, डेल्टा वी टी इस समतापी प्रक्रम के तहत आयतन में हुआ परिवर्तन है। और जबकि ये जो आया है ये वाला केवल इतना, ये रुद्धोष्म प्रक्रम के तहत आयतन में हुए परिवर्तन के लिए समान दाब में परिवर्तन की शर्त लगाई गई है। तो यहां पर कारण क्या है, ग्राफ से क्लियर हो रहा होगा, मैं लिख भी दे रहा हूं। कारण क्या है, समतापी तथा रुद्धोष्म, समतापी तथा रुद्धोष्म दोनों प्रसारों में गैस का दाब क्या हो रहा है, देखिए गैस का दाब घट रहा है ना, गिरता है, परंतु गैस के दाब में होने वाली उतनी ही गिरावट के लिए इतनी गिरावट के लिए गैस के आयतन में रुद्धोष्म प्रसार के समय होने वाली वृद्धि की तुलना में समतापी प्रसार के समय होने वाली आयतन वृद्धि क्या है कि गैस के आयतन में रुद्धोष्म प्रकार के समय होने वाली वृद्धि की तुलना में समतापी प्रसार के समय होने वाली आयतन वृद्धि बहुत अधिक होती है या अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रुद्धोष्म प्रसार में गैस का ताप भी कम हो जाता है, जबकि वहां पर समतापी में ताप नहीं बदलता है। तो ये बात कारण है क्या, समतापी तथा रुद्धोष्म दोनों प्रसारों में गैस का दाब तो गिरता ही गिरता है, परंतु गैस के दाब में होने वाली उतनी ही गिरावट के लिए, ये देखिए गिरावट है, ये वाली दाब यहां से यहां इतना कम हो गया। गैस के आयतन में रुद्धोष्म प्रसार के समय होने वाली वृद्धि ये की तुलना में समतापी प्रसार में के समय होने वाली आयतन वृद्धि यहां से यहां तक, ये समतापी प्रसार में हुई आयतन वृद्धि है, ये वाली आयतन वृद्धि अधिक होती है। समतापी में ज्यादा आयतन वृद्धि होती है और रुद्धोष्म प्रसार में आयतन में वृद्धि कम होती है समान दाब में गिरावट के लिए। इसलिए जो है रुद्धोष्म प्रक्रम का जो वक्र प्राप्त होता है उसका ढलान अधिक होता है। और इसका भी कारण दिया गया क्योंकि रुद्धोष्म प्रसार में क्या होता है, गैस का ताप भी कम हो जाता है। रुद्धोष्म प्रसार में ताप पहले T1 था, अब T2 हो गया, कम हो गया है, जबकि समतापी प्रक्रम में ताप जो है T1 ही रहा है। यहां पर भी T1 है और ये देखिए यहां पर भी T1 ही है। तो समतापी प्रक्रम में आयतन में यहां से यहां तक की वृद्धि हुई है, जबकि रुद्धोष्म प्रसार में आयतन में वृद्धि बहुत कम है ना। इसलिए जो है ढलान जो होता है रुद्धोष्म
प्रक्रम में जो वक्र प्राप्त होता है उसका ढलान अधिक होता है। अब हमें कुछ जो है 2 ग्राफ और हम बताते हैं, डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये भी, इसमें भी 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है तुलनात्मक रूप से। कैसे? यदि गैस प्रसारित हो रही है, प्रसार हो रहा है, आयतन इधर है, दाब इधर है, यहां प्रारंभिक स्थिति ये है, तो ये तो समतापी प्रसार हुआ। रुद्धोष्म प्रसार भी हो रहा है, तो देखिए ये वाला ग्राफ होगा। यदि प्रसार के ग्राफ हमें दिए गए हैं तो क्या होगा, इस समतापी प्रसार का ग्राफ जो होगा, वक्र जो होगा, वो ये समतापी प्रसार का वक्र होगा, और ये जो वक्र आएगा वो रुद्धोष्म का आएगा। तो ऐसा चित्र बना के दे सकते हैं, और पूछा जा सकता है कि मान लिया ये ग्राफ ए है, ये बी है, इसमें कौन सा समतापी है, कौन सा रुद्धोष्म है? तो रुद्धोष्म का तो ढलान ज्यादा होता है। तो जब प्रसार होता है तो गैस के प्रसार में क्या होता है कि रुद्धोष्म वक्र जो होता है, रुद्धोष्म वक्र समतापी वक्र से नीचे होता है। समतापी वक्र ऊपर होगा और जो है रुद्धोष्म वक्र उससे नीचे होगा। ढलान से भी याद रखेंगे, जिसका ढलान ज्यादा होगा वो रुद्धोष्म वक्र होगा। अब दूसरा, जैसे मान लिया संकुचन हो रहा है, संपीड़ित की जा रही है गैस, संकुचन या संपीड़न लिख देते हैं, संपीड़न, ये प्रसार है, ये संपीड़न लिखने जा रहे हैं। देखिए संपीड़न होता तो देखिए यहां पर प्रारंभिक स्थिति है, अब संपीड़न होगा तो दाब बढ़ाया जाएगा, है ना, और आयतन कम होगा। ये हो गया एक ग्राफ। और ये हो गया दूसरा ग्राफ। प्रारंभिक स्थिति कहां है? अब की बार ये है, यहां से यहां पहुंच रहे हैं। तो देखिए ये है संकुचन का के वक्र दोनों। तो ये जो ऊपर वाला ग्राफ है, ये वाला आपकी बार, और ये बी वाला है, तो ये वाले का जो है ढलान कम है या अधिक है, ये देख के पता लगाया जा सकता है। ठीक है, ढलान ये तो लगभग सीधा ही है, तो ढलान तो नीचे वाले का कम है। अब की बार जो है ये रुद्धोष्म प्रक्रम का वक्र जो था वो ऊपर आ गया, रुद्धोष्म, और ये नीचे वाला हो गया समतापी। तो यहां पर नीचे वाले ग्राफ का ढलान कम है, ऊपर वाले का ढलान अधिक है। तो जब संकुचन हो रहा होता है, गैस के संपीड़न में रुद्धोष्म जो है वक्र जो होता है, वक्र समतापी वक्र से ऊपर होता है। ये रुद्धोष्म है, ये समतापी है। जब संकुचन हो रहा है, आयतन इतना है, अब आयतन जो है इतना रह गया, घट गया, दाब जो है बढ़ गया है। अब ये रुद्धोष्म प्रक्रिया के तहत इसको जो है संकुचित किया गया, संपीड़ित किया गया गैस को। ये समतापी प्रक्रिया के तहत जो है गैस को संपीड़ित किया जा रहा है। आयतन दोनों में घट रहा है ना, लेकिन जो है जो ढलान के आधार पर हम अंतर स्पष्ट करेंगे कि रुद्धोष्म प्रक्रम का ढलान हमेशा जो है अधिक ही आएगा। रुद्धोष्म प्रक्रम का जो वक्र होगा उसका ढलान हमेशा अधिक होगा समतापी प्रक्रम के वक्र से, चाहे वो गैस प्रसारित हो रही हो और चाहे जो है उसका संपीड़न किया जा रहा हो। अब हम यहां पर अगला प्रक्रम जो डिस्कस करेंगे वो है उत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय प्रक्रम रिवर्सिबल प्रोसेस।
जैसा कि नाम है कि ऐसा प्रक्रम जिसको रिवर्स किया जा सके, विपरीत दिशा में जो है चलाया जा सके। तो देखिए, रिवर्सिबल प्रक्रम और जो हमने बात किया था चक्रीय प्रक्रम में एक बेसिक अंतर है, उसको समझना है। देखिए, चक्रीय प्रक्रम में भी हम जहां से चलते हैं वहीं वापस पहुंचते हैं। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति जो है चक्रीय प्रक्रम में भी समान है, यहां भी समान हो सकती है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, उसको आपको ध्यान में समझना है, ध्यान से समझना है। देखिए, कोई भी उत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में मैंने लिख रखा है, वह प्रक्रम जो बाह्य परिस्थितियों के अल्प परिवर्तन से उत्क्रमित, बाह्य परिस्थितियों के अल्प परिवर्तन से उत्क्रमित करने पर सीधे प्रक्रम में हुए सभी परिवर्तनों की विपरीत दिशा में पुनरावृत्ति हो जाए तो हम उसको उत्क्रमणीय प्रक्रम कहेंगे। यानी जो हम क्या करेंगे कि ऐसा प्रक्रम जिसमें हम जो बाह्य परिस्थितियां हैं उनमें थोड़ा सा परिवर्तन करें, जिससे कि हमारा प्रक्रम जो है, जो पहले सीधे डायरेक्शन में जब हुआ था, ठीक उसका विपरीत हो जाए और वो उन्हीं दशाओं में, उन्हीं स्थितियों से होकर के गुजरे जिसमें कि वो सीधे तौर पर कराने पर गुजरा था। कोई प्रक्रम सीधे तौर से मान लिया स्थिति ए में गया, फिर बी में गया, फिर सी में गया, फिर डी में गया, अब हमने बाह्य परिस्थितियों को बदल दिया, तो ये प्रक्रम पुनः उन्हीं स्थितियों से गुजरता हुआ जाना चाहिए। मतलब डी से जो है सी में जाए, सी से बी में जाए, बी से ए में जाए, तो इसको हम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहेंगे। और ठीक हमें रिजल्ट पहले से विपरीत प्राप्त हो। यदि मान लिया पहले स्थिति में हम क्या कर रहे हैं कि ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं, तो कोई प्रक्रम हो रहा है। अब यदि हम इसको रिवर्स करें तो हमें रिवर्स कैसे करेंगे, हमें कार्य करना पड़ेगा, है ना। भाई पहले हमने ऊष्मा देकर के उस प्रक्रम, उस ऊष्मागतिक निकाय पर कार्य किया, है ना, कार्य नहीं किया, ऊष्मा प्रदान की। पहले हमने किसी ऊष्मागतिक निकाय को ऊष्मा प्रदान की, तो ऊष्मागतिक निकाय ने कार्य किया, है ना, यानी ऊष्मा को हमने कार्य में बदला पहले। अब यदि हम इसका उल्टा करें, कार्य करें उसी निकाय पर, तो हमें उतनी ही ऊष्मा मिलनी चाहिए हर एक स्टेज पर जितनी की जब हम इस प्रक्रम को सीधी दिशा में कर रहे थे, हमारी जो ऊष्मा खर्च हो रही थी ठीक उतनी ऊष्मा प्राप्त होती जाए, तो हम कहेंगे कि ये प्रक्रम जो है उत्क्रमणीय है। हमें उन्हीं स्थितियों से वापस लौटना है जिस स्थितियों से हम सीधी अवस्था में प्रक्रम के होने पर गुजरे थे। जबकि चक्रीय प्रक्रम में हम क्या करते हैं कि प्रारंभिक स्थिति से चले, किसी दूसरी स्थिति में गए और दूसरी स्थिति से लौट करके प्रारंभिक स्थिति में पहुंचना है, कैसे भी पहुंचे, है ना। जहां से चक्रीय प्रक्रम में क्या है, हम यहां से चले, इधर आए और इधर से लौट करके वहां पहुंच गए, है ना, ए से चले ऐसे पहुंच गए। लेकिन उत्क्रमणीय प्रक्रम में हम क्या करेंगे, देखिए उत्क्रमणीय प्रक्रम में मान लिया ये पी था, ये भी था, अब ये पी है, वी है और ये पी है। अब उत्क्रमणीय प्रक्रम में हम ए से बी तो गए, जब हम इसको रिवर्स करेंगे यानी बाह्य परिस्थितियों में हम थोड़ा परिवर्तन करेंगे, तो ये प्रक्रम ठीक उसी स्थितियों से गुजरता हुआ जो हमारी स्थितियां पहले थी, मतलब 1 2 3 4 ये परिस्थितियां पहले थी, इन्हीं परिस्थितियों से गुजरता हुआ वापस जाना चाहिए, तभी हम इसको उत्क्रमणीय प्रक्रम कहेंगे। तो एक बार इसको फिर से देख लीजिए, वह प्रक्रम जो बाह्य परिस्थितियों के अल्प परिवर्तन से उत्क्रमित करने पर सीधे प्रक्रम में हुए सभी परिवर्तनों की विपरीत दिशा में पुनरावृत्ति कर जाए, यानी सभी परिवर्तनों को विपरीत दिशा में पुनरावृत्ति हो जाए, तो हम इस प्रक्रम को उत्क्रमणीय प्रक्रम कहेंगे। मान लिया यदि किसी निकाय को Q
Q ऊष्मा दी जाए जिससे W कार्य प्राप्त हो, तो प्रक्रम को उत्क्रमित करने पर क्या होना चाहिए। देखिए, हमने किसी निकाय को Q ऊष्मा दी जिससे कि कार्य कितना हुआ, W प्राप्त हुआ। करने पर क्या होगा, तो प्रक्रम को उत्क्रमित करने पर W कार्य किए जाने पर हमें Q ऊष्मा प्राप्त होनी चाहिए, तभी हम उस प्रक्रम को उत्क्रमणीय प्रक्रम कहेंगे। यदि किसी निकाय को Q ऊष्मा दी जाए जिससे W कार्य प्राप्त हो, तो प्रक्रम को उत्क्रमित करने पर W कार्य किए जाने पर, पहले हमें W कार्य प्राप्त हो रहा था, अब W कार्य यदि किया जाए तो हमें ऊष्मा कितनी प्राप्त होगी, जितनी पहले हमने खर्च की थी। खर्च हमने Q ऊष्मा की थी, अब हमें Q ऊष्मा प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा यदि हो रहा है तो हम उस प्रक्रम को उत्क्रमणीय प्रक्रम कहेंगे। जबकि चक्रीय प्रक्रम में हमें जो है प्रारंभिक स्थिति में पहुंचना होता है, पहुंचे किसी भी रास्ते से, कोई जरूरी नहीं है उन्हीं परिस्थितियों से गुजरते हुए लौटे जिस परिस्थितियों से हम गए थे सीधे प्रक्रम में। जबकि यहां पर जरूरी है कि हम उन्हीं परिस्थितियों, उन्हीं स्टेजेस से लौटे भी जिस स्टेजेस से हम सीधे प्रक्रम के समय गए थे। तो ये विशेष अंतर है उत्क्रमणीय और चक्रीय प्रक्रम में। अब यहां पर क्या है कि जो हमारा उत्क्रमणीय प्रक्रम है इसके लिए कुछ शर्तें हैं, बस शर्तों को ध्यान दे दीजिए। ये शर्तें जो है पालन होंगी तभी प्रक्रम उत्क्रमणीय हो सकता है। तो उत्क्रमणीयता की शर्तें, यथा की शर्तें क्या होनी चाहिए, क्या कंडीशन होंगी। नंबर 1, जो प्रक्रम में क्या होना चाहिए, प्रक्रम में सभी क्षयकारी बल जैसे घर्षण बल, श्यानता, विद्युत प्रतिरोध, और चुंबकीय शैथिल्य आदि अनुपस्थित होने चाहिए, अनुपस्थित होने चाहिए। यानी जितना हम ऊर्जा खर्च कर रहे हैं उतनी ऊर्जा हमें प्राप्त होनी चाहिए, विपरीत दिशा में प्रक्रम को जब दोहराया जाए तब। और ये तभी संभव है जब घर्षण बल, श्यानता, विद्युत प्रतिरोध आदि जो है ये नहीं होने चाहिए, तभी हमें उतनी ही ऊर्जा प्राप्त होगी जितनी कि हमने प्रक्रम को सीधे करने पर दी थी, है ना। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो प्रक्रम है, प्रक्रम तथा बाह्य परिवेश के बीच, बाह्य वातावरण के बीच सदैव यांत्रिक, ऊष्मीय तथा रासायनिक साम्य रहना चाहिए। प्रक्रम तथा बाह्य परिवेश के बीच सदैव यांत्रिक, ऊष्मीय और रासायनिक साम्य बना रहना चाहिए, तभी ये जो है प्रक्रम उत्क्रमणीय हो सकता है। यानी बहुत ज्यादा दाब ताप में अंतर न हो। प्रक्रम यदि हो रहा है उस समय यदि बहुत ज्यादा ताप और दाब में अंतर होगा
प्रक्रम के उत्क्रमित करते समय, तो फिर जो है हमें वो रिजल्ट प्राप्त नहीं होंगे, मतलब वही ऊष्मा प्राप्त नहीं होगी कि जो कि हमने सीधे प्रक्रम में उस दौरान दी थी। अब हम दूसरा जो है बात करेंगे अउत्क्रमणीय। तो हालांकि ये जो कंडीशन है ये बहुत ही आदर्श कंडीशन है, ऐसे प्रक्रम प्रैक्टिकली संभव नहीं है। प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि हम जितनी ऊर्जा जो है खर्च कर रहे हैं उतनी हमें विपरीत, उस प्रक्रम को विपरीत करने पर प्राप्त भी हो। या मान लिया जो हम कार्य कर रहे हैं किसी सिस्टम पर, किसी प्रक्रम पर, है ना, तो विपरीत दिशा में करने पर हमें उतना ही कार्य प्राप्त होना चाहिए, जितना कार्य हमने किया उतना ही कार्य प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसा 100% संभव नहीं है। तो ज्यादातर हमारे प्रक्रम जो हैं, जो व्यवहारिक प्रक्रम हैं, वो अउत्क्रमणीय हैं। अउत्क्रमणीय प्रक्रम, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ज्यादातर प्रक्रम व्यवहार, यानी ऐसा प्रक्रम जिसे जो है ठीक, ये जो अउत्क्रमणीय प्रक्रम है वो कैसे हैं? ऐसे प्रक्रम, ये है अउत्क्रमणीय प्रक्रम लिखने जा रहे हैं। ऐसे प्रक्रम जिन्हें ठीक विपरीत दिशा में उत्क्रमित न किया जा सके, ठीक विपरीत दिशा में सके, अउत्क्रमणीय अउत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। और सभी व्यवहारिक प्रक्रम जो हैं, सभी व्यवहारिक प्रक्रम अउत्क्रमणीय है। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम तो सभी हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम तो एक तरह से कल्पना की गई है कि एक आदर्श प्रक्रम ऐसा हो सकता है। अब कितनी हद तक हम उसको अचीव कर पाते हैं वो अलग बात है। ज्यादातर प्रक्रम, यानी सभी प्रक्रम जो है वो अउत्क्रमणीय है, और उत्क्रमणीय प्रक्रम 100% तो कोई है ही नहीं। तो मेरी समझ से आज जो बातें डिस्कस की गई हैं वो सभी समझ में आई होंगी। एक वीडियो और इस चैप्टर का रहता है, उसको डिस्कस करेंगे, और अपने दोस्तों में जो है वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।